चलो ओके शुरू करते हैं। तो हम लोग बेटा हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखते हैं। हेडिंग डालिए। बाइफ्रिक्शन रह गया था चार्जिंग में फ्रिक्शन। बाइफ्रिक्शन वाला मेथड रह गया था फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन वाला मेथड क्या है बता तो दिया था। आप दो चीजों को रगड़ेंगे फ्रिक्शन पैदा होगा, उससे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। एग्जांपल में दिया ना कॉम्ब वाला। हम लोग कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद होता क्या है, वो कॉम्ब को हम लोग बचपन में देखा होगा पेपर से टुकड़ों से टच करते थे तो वो चिपक जाता था। तो क्या हो गया, कंघी से के अंदर बाल के फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ गया। चार्ज आने की वजह से जब आप उसको पेपर वगैरह के पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। चलिए, तो ये वीडियो कल हमने अपलोड कर दिया था। जी सर। तो तुमने देखा नहीं था मुस्कान? नहीं, कल देखना चाहिए था बेटा, क्लास भी नहीं हुई है, देखा भी नहीं तो डबल नुकसान हो गया। चलिए कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, दो चार्जेस हैं, सपोज एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। इनके बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। और अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में दिखाऊं तो वेक्टर में कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए Q1 से Q2 वेक्टर है R1, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 into Q2, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, ठीक है। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिस्टेंस के स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ कहता है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं और इक्वल का साइन लगाना चाहूं तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके स्पेस बनाता हूँ और इसके बारे में एक दो बातें और बताता हूँ। यहाँ पे जो कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है इसकी K की? 10 to the power 9, ठीक है। और यूनिट बताइए क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस कूलम को सी से लिखना चाहिए, ठीक है।
ये यूनिट हो गई, फॉर्मूले से ही तो आएगी यूनिट। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। इधर से मीटर मल्टीप्लाई करने से आया तो मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ से दोनों क्यू आ गए तो कूलम स्क्वायर हो गया। ये के की यूनिट नहीं होगी, कूलम को ऊपर ले जाऊंगा तो कूलम इनवर्स स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? बोलो, कोई नई बात बताई मैंने? चलिए, और इसकी वैल्यू ये होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर। जो चीज नेगेटिव में है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। मीटर स्क्वायर का इनवर्स और न्यूटन का इनवर्स। बोलो बेटा, ये समझ में आया? एप्सिलॉन को यहाँ ले आओ, के को यहाँ ले आओ, तो जब के डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यूनिट उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? एप्सिलॉन का नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लिख लो, एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कॉपी में से देख करके बोल रही हो, बोलना तो बिना देखे बोलो। हाँ, फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम। चलिए, वेरी गुड। तो ये हमारी जो फॉर्मूला है ये स्केलर फॉर्मूला है। अब मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करूंगा मैं, बताइए? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा? तो देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है। तो R क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इसका फोर्स R का डायरेक्शन क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। तो फोर्स भी किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में तो लग रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन हो रहा है? इसको फोर्स में ऐसे लिख सकता हूं, ये फोर्स लग रहा है, लेकिन किसकी वजह से किस पर लग रहा है? वो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, वो इधर लग रहा है। आदि सागर, और अगर मैं इधर ले लूंगा, नहीं टेस्ट चार्ज नहीं है, दोनों मान लो अलग चार्ज है, कुछ भी नोट जरूरी नहीं है टेस्ट चार्ज। और ये वाला अगर फोर्स लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, हैं? और न्यूटन थर्ड लॉ यही तो कहता है, अगर एक बॉडी एक पे फोर्स लगाएगी तो दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगाएगी, हैं? इक्वल और अपोजिट होगा, और इक्वल होगा, अपोजिट होगा, डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, और सेम टाइप ऑफ फोर्स होगा। यहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है तो इधर भी इलेक्ट्रिकली लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा क्या? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो F21। इसको कैसे लिखूंगा? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ये लिखने का तरीका है वेक्टर को, हैं?
पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो इसको भी F21 लिखूंगा। किधर से? कि इस वाले फोर्स के लिए, ठीक है। और इस वाले फोर्स के लिए अगर मुझे लिखना हो तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, डायरेक्शन इस वाली हो जाएगा। तो R फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, नहीं फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। और पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? मान लो इसकी पोजीशन है x1 y1, इसकी पोजीशन है x2 y2, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? बोलिए। R21 कैसे निकालेंगे? ये सब बताया हुआ मैंने वेक्टर में। x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये निकालना हो गया। लेकिन अगर मुझे R12 निकालना है तो इस बार क्या करूंगा? इस बार ये वाला डायरेक्शन में चाहिए ना, तो सेकंड कौन सा? ये फर्स्ट हुआ जिधर से वेक्टर शुरू हो रहा है, और जिधर जा रहा है वो सेकंड हो जाएगा। तो इस बार क्या करेंगे? इसके लिए x1 माइनस x2 हो जाएगा i कैप प्लस y1, ये छोटी छोटी बातें याद रहनी चाहिए। ये नहीं है कि हमेशा y2 माइनस y1 ऐसे होगा, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जिधर एरो का हेड है उसमें से माइनस करना है एरो की टेल वाले, तभी तो डायरेक्शन सही आएगा। ये बात क्लियर हुई है? यस सर। तो अब मुझे फोर्स निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो कौन सा वाला निकालूं बताओ? F12 वाला लिखूं या F21 वाला लिखूं? कोई सा भी लिख दो, मैं चाह रहा हूं, तुम बताओ कौन सा लिखूं? F12 वाला, 21 वाला, चलो F21 ये वाला लिखना है। तो बताओ, अब बताओ सफिया कैसे लिखेंगे? इसके बाद सुबी बताइए, मैंने कॉपी खोल ली है, बंद कर दी है। चलो K1 Q2 वैसे ही रहेगा, और R वेक्टर जो है उसकी जगह ये वाला फोर्स का डायरेक्शन, जो भी फोर्स आप लेंगे उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? नहीं, वो तो अलग है। वेक्टर का डायरेक्शन पूछ रहा हूं। मान लो वेक्टर ए है, इसका मुझे डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं सागर? तुम पीछे बैठ गए, तुमसे कोई पूछेगा ही नहीं है, कैसे निकालेंगे बताओ? यूनिट वेक्टर से। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर टोपी लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, ये क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन वेक्टर का मुझे कौन सा वाला पोजीशन वेक्टर लेना है? फोर्स 21 के लिए R21 लेना होगा। और R21 का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? R21 का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? तो R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड। और ये यूनिट वेक्टर नहीं आता है तो घर जाके अपने कान पे दो मारना अपने खुद से, और उसके बाद इसको रिवाइज करना, समझिए? क्योंकि मैं इसको करा चुका हूँ, तुम देखना क्योंकि नहीं आया तो मुझसे पूछना। कोई भी वेक्टर हो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर को ऊपर लिखो और डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड कर दो,
वेक्टर मान लो आर वेक्टर है, क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप। इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर क्या हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, अंडर रूट जो i और j के साथ टर्म्स है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया बोलो 9 प्लस 4 रूट इज इक्वल टू रूट 13 हो गया। तो नीचे क्या आ जाएगा रूट 13, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है बोलो, हाँ सभी यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी बताओ। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और सिर्फ वो डायरेक्शन देता है। तो इसको लिखो, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, यूनिटी माने 1, ठीक है, और गिव्स डायरेक्शन, और क्या देता है डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, ये लिख लिया हमने? अगर ये लिख लिया तो ये बताइए कि अगर कोई चीज उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। प्लस ये बताइए ये क्या है, ये एक नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, k q1 q2 अपॉन r। ये r क्या है, ये अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये r डायरेक्शन नहीं है, ये r की क्या है मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो मैं इस वाले यूनिट वेक्टर से, ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो यूनिट वेक्टर है, अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा, r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय r21 का मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर ही तो है, तो यूनिट वेक्टर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या उस नंबर में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 1 है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है और ये तो एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है खाली, तो क्या हो जाएगा, जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका होगा। और यही तो हमको पता है कि जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है वही तो फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स का आ गया नहीं आ गया डायरेक्शन। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी तरफ। मैंने क्या बोला कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है। तो अगर पोजीशन वेक्टर का, ये मैंने जो वैल्यू निकाली थी, ये वाली, ये वैल्यू जो मैंने यहां पर लिखी है, ये वैल्यू क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रही है। क्या दे रही है? मैग्नीट्यूड दे रही है, ठीक है ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रही है। अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो पोजीशन वेक्टर से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर वाले फोर्स का डायरेक्शन भी तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो फोर्स का डायरेक्शन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पोजीशन वेक्टर का तो मुझे डायरेक्शन पता है। तो जब पोजीशन वेक्टर का मुझे डायरेक्शन पता है तो मैं पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूंगा, और यूनिट वेक्टर निकाल करके क्या करूंगा, उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फोर्स के मैग्नीट्यूड से, तो क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, फिर से देखिए ध्यान से, क्या बन गया फॉर्मूला, तो फोर्स F21 इधर वाला हम निकाल लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये K Q1
Q2 अपॉन, देखो ये आर स्क्वायर यहाँ पे और एक नीचे भी तो ये आर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। और ऊपर क्या आ गया आर वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए, तो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में ही फोर्स है, तो इसलिए पोजीशन वेक्टर भी कौन सा वाला लेंगे 2 1 वाला लेंगे, यहाँ पर 2 1 यहाँ पे भी लिख दिए। और अगर मैं फोर्स इधर वाला निकालूंगा नुकसान तो क्या हो जाएगा, तो F12 हो जाएगा। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर कौन सा लूंगा, ये वाला लूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पर कौन सा वाला मैग्नीट्यूड लेना है, ये वाला। तो मैग्नीट्यूड तो ऊपर और नीचे वाले का बराबर है, डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए आप इसमें ये नंबर चाहे लिखो चाहे मत लिखो, सब चलेगा, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पे जो आर वेक्टर लूंगा वो कौन सा वाला लूंगा, वो 1 2 वाला, ये, ठीक है। तो इसका मुझे मिल गया वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म आपको लिखनी आनी चाहिए, बोर्ड में तो इसकी डेरिवेशन आ जाती है जो मैंने की है, और जो है एग्जाम में नीट में आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है ना। हाँ, चलिए गुड। अब थोड़ी सी ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ये बताइए फोर्स का और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस का मुझे ग्राफ बनाना है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, मुझे मालूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो चाहे ये ग्राफ हो चाहे 1 अपॉन आर का ग्राफ हो, कैसा आता है, ऐसा आता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डबल कर दूं तो फोर्स कितना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। कैसे कम हो जाएगा बताओ, 1 डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया 2r कर दिया, तो स्क्वायर करोगी तो क्या हो जाएगा 1/4r स्क्वायर हो गया ना, 4 गुना कम हो गया, स्क्वायर में हो गया। और चार्जेस को डबल करने पे तो डिपेंड करेगा कि कौन दोनों चार्जेस को डबल किया है या एक चार्ज को डबल किया है। कौन आया है बताइए, पूछ लीजिए कौन है। हो गया, चलिए नेक्स्ट है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, इसके अंदर लिखिए फोर्सेस
between the different charges forces between the different charges are added according to वेक्टर लॉ। ठीक है, Yes. वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग फोर्सेस को ऐड किया जाता है। सपोज मेरा ये ट्राइंगल है, ओके, इस पे मैंने चार्ज ले लिया है ठीक है, ये चार्ज है 2 कूलम, ये चार्ज है 2 कूलम, ये चार्ज है 1 कूलम। ठीक है, ये रेडियस, ये डिस्टेंस है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, फाइंड एफ नेट एट 1 कूलम चार्ज। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप। तब तक कोई आया है मिलने, उससे मैं मिल लूँ 1 मिनट।